प्रिय साथियों, आज हमको अगला पार्ट पढ़ना है और उस पार्ट में हमको ये देखना है कि हम लोग जो इतने सारे तत्व खोजे गए हैं और खोजने के बाद उन तत्वों का वर्गीकरण हमको करना था और तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए। लेवोजियर ने अपना प्रयास किया, डोबेराइनर ने अपना प्रयास किया, न्यूलैंड ने किया, लोथरमेयर ने किया। तो लोथरमेयर का जो प्रयास था, ये लोथरमेयर का प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा और लोथरमेयर ने दिया था 1869 में। लेकिन क्या हुआ कि उसी वर्ष 1869 में एक वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक, जिनका नाम है D.I. मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव। इन्होंने पहली बार तत्वों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया और इन्होंने तत्वों को सारणी में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार किसी ने तत्वों को सारणीबद्ध किया। इन्होंने क्या किया, जो तत्व खोजे गए थे उन तत्वों के गुणों का तो अध्ययन किया ही, लेकिन तत्वों के गुणों के साथ साथ तत्वों से बने जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों का भी अध्ययन किया और तत्वों का और यौगिकों का अध्ययन करने के बाद एक नियम दिया। उस नियम को कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। जनरली हम ये देखते हैं कि तत्वों के दो तरह के गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। तो ये जो भौतिक गुण हैं और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब है कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, सारणीबद्ध रूप में उसको व्यवस्थित करें, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्व रिपीट होते हैं, या ये कह सकते हैं कि समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह से हम ये कहें कि मेंडलीव ने तत्वों को कैसे जमाया, तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने जमाया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और एक सारणी बनाई। उस सारणी का नाम मेंडलीव की आवर्त सारणी या मेंडलीव की आवर्त तालिका है। इन्होंने क्या किया, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सारणी भी दिखाऊंगा, उस सारणी में आप देखेंगे भी उन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले जो तत्व है उनको एक स्तंभ में रखा, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा, या ये कह सकते हैं कि वर्ग में रखा या समूह में रखा। तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ही नाम दिया गया वर्ग या समूह, और इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रुप। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को नाम दिया वर्ग या समूह या ग्रुप, और क्षैतिज यानी आड़ी लाइन जो है या जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं उनको नाम दिया आवर्त या पीरियड। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उसको वर्ग या समूह कहा, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं या ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको कहा गया आवर्त। और इतना ही नहीं, मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भारों के आधार पर जो सारणी बनाई थी उन्होंने कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान भी छोड़ दिए थे। इन तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तो उन्होंने जमाया, लेकिन कुछ तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान भी छोड़ दिए थे कि यहाँ कोई तत्व आएगा और जो तत्व आएगा उसके गुण
जो जगह छोड़ी है उस वर्ग से मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा वर्गीकरण उस समय माना गया, इसलिए भी क्योंकि पहली बार किसी ने तत्वों को सारणी के रूप में जमाया। और इस तरह का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को कहा गया आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देख लेते हैं सारणी को। तो ये जो सारणी आप लोग देख रहे हैं, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी या मेंडलीव की आवर्त तालिका है। इसमें तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन है, अधिकतर जो मान आपको दिखेंगे वो मान आपको दशमलव में दिखेंगे, लेकिन हमको उसको राउंड फिगर में याद रखना है, राउंड फिगर में ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए जैसे 1.008 है, तो ये लगभग 1.0 यानी 1 ही है, तो इसका परमाणु भार 1। इसका 4.003 है, तो इसको 4 ही ध्यान रखेंगे। अब जैसे 6.9 है, तो 6.9 जो है वो 7 के करीब करीब है, तो इसको 7 मान लेंगे। 9.0 है तो 9 ही रहेगा। 10.8 है, मतलब ये 11 के करीब है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु भार है उनको आपको राउंड फिगर में ही ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई ऐसा तत्व आएगा जिसके गुण जो खाली स्थान छोड़े हैं उस जगह के लिए परफेक्ट होंगे। तो वो तत्व कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ देखेंगे स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है। तो ये कुछ तत्व ऐसे थे जिनकी खोज नहीं हुई थी उस समय, लेकिन उन्होंने इनके लिए जगह छोड़ दी थी, और ये कहा था कि यहाँ पे ये जो तत्व आएंगे उनके गुण उस जगह के लिए परफेक्ट माने जाएंगे या परफेक्ट होंगे। तो इस तरह से इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जमाया और एक तत्वों को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब इसमें उन्होंने क्या किया, जो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिनको हम कहते हैं वर्ग या समूह, और ये जो आड़ी लाइनें हैं इसको हम कहते हैं आवर्त। तो हम ये कहें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या समूह की संख्या कितनी है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ये 1 से लेकर 8 है और एक शून्य वर्ग है। कहने का मतलब है इसमें वर्गों की संख्या 9 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 होगी। साथ ही आवर्तों की संख्या 7 होगी, 1 से लेकर ये 7 तक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको आवर्त में नहीं गिनेंगे। ये लेंथेनम के बाद के 14 तत्व यहाँ रखे हैं तो इसको लेंथेनाइट कहा, लेंथेनाइट तत्व कहा, और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व यहाँ रखे गए हैं, इनको एक्टिनाइट तत्व कहा गया है। क्योंकि यहाँ स्थान नहीं था, ये जगह नहीं थी, इसलिए इनको यहाँ लिखा गया है। तो इस तरह से आपने ये बात समझी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या 9 है और आवर्त की संख्या 7 है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अक्रिय गैसों की खोज हो गई, और अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद उसको एक अलग वर्ग में स्थान दिया गया। ये इस तरह के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अब यहाँ पे और अगर आप देखो तो ये सारणी में जो 1 से लेकर 7 तक के वर्ग है, 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग है, इन वर्गों को उन्होंने 2 उपवर्गों में बांटा। जैसे ये वर्ग 1 है, इसको 2 उपवर्गों में बांटा, तो इसको कहेंगे फर्स्ट ए, इसको कहेंगे फर्स्ट बी। उसी प्रकार इसको सेकंड ए, सेकंड बी, इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को मेंडलीव ने 2 उपवर्गों में बांटा, और जो 8वां वर्ग है इसमें 3-3 तत्वों के त्रिक रखे हैं। दोथर्मेर वक्र में आपको मैंने बताया था कि ये किस तरह से वक्र के निम्निष्ठ पर पड़ते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये किस तरह से
उस लोथरमेयर वक्र के निम्निष्ठ पर पड़ते हैं। तो ये दो उपवर्गों में बांटा उन्होंने, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब अगर ये कहा जाए फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व है, तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये। उसके बाद फर्स्ट बी में कौन कौन से तत्व है, तो फर्स्ट बी में आपको मिलेगा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, Au ऑरम जिसको कहते हैं, या Ag को अर्जेंटम भी कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि तत्वों को फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, इस तरह से बांट दिया। अब यहाँ बात ये आएगी कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में जो तत्व रखे हैं, या सेकंड ए और सेकंड बी में, थर्ड ए और थर्ड बी में, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी और सेवन्थ ए सेवन बी, इनमें जो तत्व रखे गए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ तत्वों को लेफ्ट साइड में रखा है किसी भी एक वर्ग में अगर देखोगे, और राइट साइड में रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चौथा आवर्त है, ये चौथा आवर्त दो दो श्रेणी में बढ़ गया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। तो ये दो श्रेणियों में बढ़ने के कारण उन्होंने क्या किया, जैसे इस आवर्त के तत्व ये सारे हैं, ये से पोटेशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, जिंक है, गैलियम है, स्कैंडियम है, जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, आर्सेनिक है, वेनेडियम है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, ब्रोमीन है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल है, और ये क्रिप्टॉन है। तो इन्होंने क्या किया, जो आवर्त है उसको दो श्रेणी में बांटा है। तो उन्होंने ये किया कि जो वर्ग के तत्व हैं, जैसे ये है पोटेशियम, तो इन्होंने क्या किया, उपसमूह ए का जो पोटेशियम है इसको बाईं ओर, इस साइड का जो भाग है वो बाईं ओर ऊपर रख दिया, और फर्स्ट बी जो है, या बी जो उपसमूह है उसके तत्वों को दाईं ओर नीचे रख दिया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि ये आवर्त तो चौथा ही है, तो इसको रख दिया बाईं ओर ऊपर, ये दाईं ओर नीचे, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आप तीसरे वर्ग से देखोगे, तो तीसरे वर्ग से देखने के बाद जो बी के जो उपसमूह बी है, इस उपसमूह बी के जो तत्व हैं वो दाईं ओर ऊपर रखे हैं और ए के बाईं ओर नीचे रखे। तो इस तरह से यह वर्गीकरण है, और जैसा कि बताया आपको तीन तीन तत्वों के त्रिक रखे हैं, तो ये इस तरह से त्रिक को दिखाया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सारणी है, ये सारणी तत्वों के वर्गीकरण के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई, और तत्वों का अच्छा वर्गीकरण किया गया। और मैं अपनी बात को रिपीट करूं तो मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ कमियां भी इस सारणी में पाई गई, वो भी हम देखेंगे। अब ये सारणी जो आप देख रहे हो, इस सारणी का आपको अध्ययन तो करना है, लेकिन जो मॉडर्न सारणी आएगी उस सारणी को ज़्यादा अच्छे से याद रखना है आपको। ये तो अध्ययन के लिए आपको इसको देखना ही है कि क्या इसमें बातें कही गई थी मेंडलीव ने, और फिर आगे हम अगले वीडियोज़ में ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपनी जो सारणी बनाई इसमें क्या कमियां थी और उसको फिर किस तरह से दूर किया गया, वो भी हम देखेंगे।